आप ज़ियाउल हक के भुट्टो के ज़माने को पूरे को किस तरह देखते हैं, उसकी पूरी पॉलिटिक्स को? भुट्टो की पॉलिटिक्स अवामी पॉलिटिक्स थी और भुट्टो अवामी पॉलिटिक्स की बुनियाद पर आए थे और जिसमें हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था। तरक्की पसंद तबकों ने और अदीब मुतालिशर ने शुरू में पोजीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन शुरू के दौर तो उनके अच्छे रहे। बाद में वो इदारों के कासा लेसी में लगे रहे। बलूचिस्तान पर फौजी एक्शन, हैदराबाद में ट्राइब्यूनल का क़याम, और वो ऐसे गर्दाब में फंस चुके थे। और शिमला मुआहदे को भी उन्होंने डिस्टर्ब करके सीज़ फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल में बना दिया और बायलैटरलिज्म का शिकार हो गए और 90,000 कैदी आ गए। मैंने कोई पैकेज डील था। तो मतलब कहने का, और मैंने जब मकबूल भट्ट से पूछा कि जब आपने गंगा जहाज़ अगवा किया तो किनसे पूछा? शहीद मकबूल भट्ट से, कि जब अगवा किया जहाज़, क्योंकि तीसरे दिन मैं मिलने चला गया था उनसे, तो कौन कौन मिले? बोला भुट्टो आया था, एजेंसी ने अलग आने दिया। भुट्टो ने क्या कहा? कहने उससे कहा उड़ा दो जहाज़ को। तो मैंने कहा आपने क्या किया? उसने कहा हमने तो जहाज़ उड़ाया। भुट्टो कहने में नहीं उड़ाया, मेरा अपने इंटरेस्ट है कश्मीर की आज़ादी के, लेकिन भुट्टो ने भी हमसे यही कहा था। तो भुट्टो इस मामले को निभा नहीं सके। ठीक है, और इस्लामी कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर किए, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो कौमी हुकूक के बारे में वाज़ह नुक्ता नज़र न रख सके थे। और आइन जो बना वो कहते 10 साल में तब्दीली आएगी, कैसी आएगी? और भुट्टो के जो साथी थे वो खुद उसके ख़िलाफ़ लगे हुए थे। हफीज़ पीरज़ादा, मुमताज़ भुट्टो, वो खुद साजिशों में मुलवस थे। तो भुट्टो स्ट्रांग बेस नहीं बना सका। फिर उससे कुछ फस्ताई हथकंडे किए, गिरफ्तार आनों को ये करना वो करना। तो आज आप देख रहे हैं, आज फिर पाकिस्तान फाशिज्म का शिकार हो रहा है। तो इसकी शुरुआत उस ज़माने में हो चली थी। देखिए एक एक करके साथी चले गए, मुबशर, जय रहीम, महराज मोहम्मद खान भी गए, लेकिन जय रहीम और ये मुबशर और पुराने रशीद और वो अमानुल्लाह खान शुरुआती जो हमारा साथी थे, तो मतलब वो कोई उसको नज़रिया नहीं दे सके अपने पार्टी को। लेकिन जो उन्होंने वायदे किए वो पूरे किए। मैं ये नहीं कहता हूँ उसने बड़े वायदे उसने किए भी नहीं थे कि मैं सोशलिज्म लाऊंगा, इनकलाब लाऊंगा। आजकल कोई अजीब गरीब इंटरव्यू आ रहे हैं बगैर हवाले के, उसने ये कहा था, ये उसने कहा ही नहीं था। उसने तो ये कहा था मैं जमहूरियत लाऊंगा, गरीबों को हक दूंगा, रोटी। सोशलिज्म की बात उसने की भी नहीं थी। वो इस्लामी सोशलिज्म एक नई चीज़ इस तरह की। फिर उसने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया, जुमे को नमाज का किया। तो ये सारी चीज़ें जो है सोशलिज्म के उसमें मेरे ख्याल में नहीं आती। बहरहाल उसका दौर इस हिसाब से अच्छा था कि आखिर में उसने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानी दी। वो मार्शल के खिलाफ डट गया, उससे माफ़ी नहीं मांगी। और बेनज़ीर उस वक्त मुझे कहा था मेरे अब्बू को फांसी नहीं आएगी। मैंने कहा भाई आ जाएगी। बेनज़ीर साहबा ने कब कहा था? जब भुट्टो गिरफ्तार हुआ तो मेरी उससे मीटिंग हुई। मैंने उन्हें समझाया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, ये कहो। उसने कहा मैं नहीं कहूँगी क्योंकि कर्नल कज़ाफ़ी हमें सपोर्ट कर रहा है और आप बहुत आगे की बात कर रहे हो। तो मैंने कहा ये लोग फांसी देंगे आपको, अब्बू को, और कोई नहीं बचाएगा कज़ाफ़ी, ये ना ये मुमताज़ भुट्टो, हफीज़ पीरज़ादा, पूरी गेम हो चुकी है। तो फिर मैं गया था सन जेम्स सद के पास, कामरेड रज़ीद सिद्दीकी के साथ पार्टी के कहने पे, कामरेड पार्टी के कहने पे गए थे। मैं तो इंडिपेंडेंट कि आप भी बयान दो। तो उसने कहा मैं क्यों बयान दूँ? भुट्टो गद्दार है, आर्मी का दलाल है, उसको मरने दो, आप बयान देते रहो। और उसने कहा जेम्स सद आपने क्या कर रहा है नज़ीर चन्ना, आपने तो इलेक्शन में भुट्टो को भी सपोर्ट किया और कोटरी मलिक सिकंदर खान जैसे आदमी को भी आपने सपोर्ट किया। तो आप आइंदा मेहरबानी करके भुट्टो की बात लेके मेरे पास नहीं आओ। तो भुट्टो को फांसी, लेकिन भुट्टो शेर की तरह डटा रहा। और जब भुट्टो को फांसी तो मैं बहुत रोया आंखों से। मैंने कहा ज़िया मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा। यहाँ तक मैं कब्र पे भी गया, मैं नहीं गया ज़िया के। मेरा दोस्त गया सलीम अब्बासी। अब मैं सोचता हूँ जाना न जाना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जवान था ना, मैं ज़िद पर चढ़ गया। मैंने कहा मैं जब साइन किया है 40 रुपये ख़त लिखे गद्दार का है। तो लेकिन भुट्टो की खूबी बताऊँ ख़ास जो मैं शेयर करना चाहता हूँ दुनिया के आगे, भुट्टो का आखिरी जलसा ठट्टे में था, उसके बाद ओवरथ्रो हुआ हफ्ते के बाद। तो भुट्टो का एंड बड़ा ट्रेजिक हुआ, और लेकिन उसे सबक नहीं सीखे यहाँ के इनकलाबी कि बुर्जुआ इदारों पे आप डिपेंड करोगे, अपनी आप कुव्वत नहीं बनाओगे तो आखिर में यही होना है। तो भुट्टो का एंड इस तरह था। लेकिन भुट्टो एक रोमानवी शख्सियत था, मोहब्बत करने वाले, लविंग थे। मैंने इतना कुछ उसके खिलाफ बोला कि मुझे तो कोई नुकसान भुट्टो ने नहीं दिया। वो सोचता होगा छोटा है, यंग है, जज्बाती है। हालांकि वो नमाज़ पढ़ रहा था, मैं मस्जिद के कोने में बैठा, मैं नहीं पढ़ी। तो सलाम मैंने नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर बनाया, मुस्कराया, मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़राब कर दी प्राइम मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर की ख़राब की। ये टीवी प्रोड्यूसर का काम नहीं था, लेकिन मैं काम सारे अल्ट्रा रेवोल्यूशनरी
कर रहा था। तो भुट्टो आदमी बड़ा था, ये बात है, भुट्टो आदमी छोटा नहीं था। तारीख में ऐसे लोग, मैंने अपने बायोग्राफी में लिखा है कि कायद अज़म के बाद शेख अब्दुल मजीद सिंधी या भुट्टो, ये ऐसे लोग हैं जो तारीख में हमेशा, भले उनके गुनाह बड़े होंगे, बड़े आदमी का गुनाह, देखो ऊँट आप घर में रखोगे तो दालान भी आपको बड़ा करना पड़ेगा। तो गलतियाँ तो इंसान से होती हैं सियासत में, तो क्या करता। भुट्टो बहुत बड़ा आदमी था, यकीनन हम याद करेंगे। इस तरह जेएम साहब भी मेरे ख्याल में, उसके दौर का फ़ायदा क्या हुआ उसके भुट्टो साहब के दौर का? ये फ़ायदा कि आम आदमी को सियासत आ गई, उसने आम आदमी को अपने करीब लाया, आम आदमी को जलसों में ख़िताब करा। वरना आप सोचें, जब आखिरी जलसा जना पार्क में हुआ तो 50 फुट लंबा स्टेज था, सब नीचे थे, मुमताज़ और ये, खाली मैं, भुट्टो साहब, मुर्जा, शाहनवाज साहब थे। जब मैं बहुत सख्त तकरीर कर गया, भुट्टो साहब जल्दी दिया, इशारा किया बस करो, ऐसा नहीं फसाद हो जाए, खूंडेजी हो। तो ये इज़्ज़त थी ना। भुट्टो ने कहा भाई नज़ीर चना मेरी पार्टी का भी नहीं, तब अवामी तहरीक में था, ये आया है खोड़ो खिलाफ जलसे में तकरीर करा, तो मुझे इज़्ज़त दी ना कि अपने साथ 50 फुट स्टेज पे, देखे ना, यानी मिडिल क्लास के आदमी को लाना चाहता था, लेकिन अपने हिसाब से लाना चाहता था। लीडरशिप तो अपने हाथ पर रखना चाहता था, वडेरा तो था ना, वो सोच तो उसकी आज़ाद नहीं थी, लेकिन जिस कदर उसने कोशिश की, वो कोशिश वाकई बड़ी थी। ये और बात है, लोगों ने नौकरियाँ लेना शुरू कर दी, हर को नौकरियाँ देना शुरू कर दी, थोड़ा करप्शन शुरू हुआ। तो नौकरियाँ लोगों का हक तो है, हक तो है, लेकिन हर सियासी कार्यक्रम तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तो खला पैदा हो गया। अच्छे खासे लोग नौकरी, महबूब साहब PSO का सेक्रेटरी बन गया या अफसर, कोई वहाँ बन गया, कोई वो छोटे सफ़ीर बन गया, कोई कस्टम कलेक्टर बन गया। तो ये बंदर पांड जो थी ना, इससे क्या हुआ कि जो लोग वो परचेजेबल कमोडिटी होते गए। आज तो यह हालत है, हर आदमी अपने को बेचना चाहता है। नज़ीर साहब, पहले भुट्टो साहब से पहले हमने जो पढ़ा है, तो सिंधी लोगों के लिए रेलवे, कस्टम, PIA, FIA और पुलिस की बड़ी आसामियाँ, मतलब FBR जो पहले फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सब की सब जो आसामियाँ, नौकरियाँ, उसमें सिंधी नहीं होते थे। नहीं, ये तो मैं तस्लीम कर रहा हूँ ना, वो तो सिंधी को दे रहे थे, उसका वोट बैंक भी था और लोगों को दे भी रहा था, और बहुतों को दी। हालांकि बहुत से नौकरियों, छोटी पोस्टर नहीं, वो अच्छी चीज़ दे रहा था। ये एक बड़ी तब्दीली थी। कराची में सिंधी कम थे, पुराने सिंधी बलोच और लियारी के एक अच्छी मकामी सिंधी थे। हमारे फैमिली चन्ना जो 1905 से रह रहे हैं, बाकी सिंधियों के बंगले कहाँ थे, चंदे के थे, हिंदू चले गए, चंदे के इस्लामाबाद, मुस्लिमाबाद में थे। भुट्टो के ज़माने में सिंधी बड़े पैमाने पर आना शुरू हुए। वो सिंधी जिनको मैं एल्फी होटल पे चाय पिलाता था या पीता था, उनको एड्रेस समझा था, आज वो मालूम है, मैं गुजरता हूँ, मैं पैदल, वो गाड़ू में जाते हैं, रुकते नहीं, क्यों रुकेंगे, सेट हो गए ना। भुट्टो साहब ने सिंधी मिडिल क्लास तेज़ी से आया है, तो ये इसका क्रेडिट है, ये इसका प्लस पॉइंट है। कहीं कि उसने मेरिट से हट के भी सिंधियों को चांस दिया, तो ये बड़ी बात थी। उसको इंटरेस्ट था कि सिंधी आदमी को मैं आगे लाऊं, हर जगह हो। और ये बात जॉन एलिया मुझसे कहता था, मेरा दोस्त, नज़ीर चना मैं सिंधी फ़कीर देखना मांगता हूँ, नज़ीर चना मैं सिंधी तवाइफ़ी भी देखना मांगता हूँ। मैंने कहा ये क्यों? कहने तवाइफ़ी भी इंसान है, सिर्फ पंजाबी होनी चाहिए क्या, सिंधी भी आए, फ़कीर भी हों, आए सिंधी। और सिंधी ज़बान के फेवर में था। जॉन बहुत बड़ा आदमी था ना, रईस से मुख्तलिफ था, तो सिंधी ज़बान की हिमायत की थी। तो इस तरह भुट्टो साहब भी बहुत बड़े आदमी थे और सिंध के, लेकिन कौमी हुकूक के मामले पे उनको वो क्लैरिटी नहीं थी। मेरा कहना यह था, हम तो उसको नजरियाती तौर जज कर रहे हैं ना। मल्टी नेशनल स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने गोल के वो दिल को समझ रहे थे, लेकिन हालात के तहत वो शायद बोलना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ तो लोग फातिमा जिन्ना को भी गद्दार कहते रहे हैं कुछ लोग, तो भुट्टो साहब को भी एंड खराबी हुआ ना उस सेंस में। तो पैरन वो समझते सब थे, वो कोशिश कर रहे थे कि आस्ते आस्ते चीज़ों को कंट्रोल करो। भुट्टो साहब की पॉलिटिक्स ने लेफ्ट का कितना नुकसान किया? भुट्टो साहब की पॉलिटिक्स से लेफ्ट को साफ कर दिया। वजह थी कि उस ज़माने में भाषानी का जो दौर था, लेफ्ट हर जगह उभर रही थी। भाषानी, नैप, अली खान साहब, हाँ, उभर रही थी, हर जगह लेफ्ट की बातें हो रही थी, सिंध में, बलूचिस्तान में, सरहद में, मिडिल क्लास तेज़ी से आ रहा था। भुट्टो जो आया तो PP ने उस हिसाब से वो ख़त्म हो गई, और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ख़त्म हुई, फ्रंटर ख़त्म हुई, लोग गिरफ्तार हुए, ये हुआ। लेकिन जो फ़िज़ा बनी थी ना, वो टूट गई। भुट्टो ने कैश कर दिया। माना जब भुट्टो हमारे खुशामद कर रहा था वर्चुअली, जब भुट्टो के जब हम मीर के बंगले पे गए और लगारी ने कहा हमें नहीं मिलना, देर के बंगले पे गए, मीर रसूल बख्श के, और मेरे कहने पे लगा यूसुफ ने कहा हमें नहीं मिलना, 10 मिनट हो गए, टाइम है क्या?
साकी ने कहा मर्जी है। तो भुट्टो भागता आया वहाँ से, पेंट पकड़े से, जल्दी करो चन्ना, समझाओ कहाँ जा रहे हो। इतनी गर्म था वो तो गर्मी थी, पैर जल रहे थे, पैर ने करते यार समझाओ। सपोर्ट नहीं थी उस वक्त बिल्कुल नहीं थी। जेम्स हद का तूती बोल रहा था, लेकिन हम लोगों ने मिला के भुट्टो को, और पलीजो ने भी सपोर्ट किया एक तरह से। सईद भुट्टो लिख के भुट्टो को इतना आगे चला गया, भुट्टो ने अवाम में पॉपुलर हो गया कि सबको पीछे छोड़ गया। इनकलाब किया, भुट्टो खुद सिंबल बन गया। वो इनकलाब असली नहीं था लेकिन तब्दीली थी। तो जो हैदराबाद वाला वाक़या है, ओरिएंट होटल वाला, उसकी तफसील क्या है? ओरिएंट का जो मैं समझता हूँ वो ये है कि भुट्टो साहब जब आते थे तो काजी अकबर वाले सर पे बिठाते थे, ओरिएंट में रहते थे, फंक्शन होते थे, और बाद में ये रहा कि उनको कमरा नहीं दिया गया। तो हम लोगों ने पथराव किया, मैंने तो पत्थर नहीं मारे, मेरा दोस्त ताहिर हुसैन और कुछ लड़कों ने पथराव किया, मुहाजिर थे। उन्होंने कहा भुट्टो को क्यों नहीं आने देते, मतलब शोर बचा। तो फिर मीर रसूल बख्श का जो बंगला था, अली अहमद का अलग बना था काशी का। ओरिएंट की ये चेंज क्यों है एक होटल की? कल एक शख्स को रहने दे रहे हैं, आज नहीं दे रहे। वो अयूब खान की वजह से ना, अयूब वाच कर रहा था ना कि मेरे खिलाफ कौन है। भुट्टो एक साइजेबल जायंट था जो अयूब का घर का आदमी था। वो जब खिलाफत तो लॉस हो रहा था ना, जेएम सर की मुखालफत से लॉस नहीं हो रहा था, भुट्टो की मुखालफत से। तो उसने काजी को बोला उसको रहने नहीं दो, नहीं होगा, कहाँ रहेगा या कोई नहीं रखेगा इसको, होटल तो कोई थी नहीं। वो तो मीर रसूल बख्श के भाई अली अहमद का बंगला बना काशी का, तो वहाँ भुट्टो 5-6 दिन रहा तो लोगों से रब्ता हुआ ना, हम लोगों से भी हुआ और उनसे भी हुआ। तो ओरिएंट होटल काजी ने उसके लिए बंद कर दी थी। और वो तो जेएम सर पे किताब छका, उसमें मेंशन भी है कि कोई बयान भी दिया था, तो जेएम सर ने कहा मेरा ये बयान नहीं है, काजू ने दिया है। कमर जमान शाह ने भी मेंशन किया कि ये तो बड़ा ज़्यादती हुई। नहीं तो उस ज़माने में वो कौन कौन से लोग थे भुट्टो के साथ? उस ज़माने में भुट्टो से चंद लोग थे। मीर रसूल बख्श वो तो था ही था। कमर जमान शाह, वो जो जलसा हुआ था उसका बिल कमर जमान शाह ने भरा, जो हमने वो किया था उस होटल में, कमर जमान शाह। और कमर जमान शाह ने मुझे गाड़ी दी कि भुट्टो से मिलो, तो मैं यूसुफ लगारी को, आई पलीजो को, साकी को ले गया वहाँ, तफसीली बात कर रहे हैं। तो कमर थोड़े लोग थे, जैसे कमर जमान शाह था, मीर रसूल बख्श था, ये लाबी बना रहे थे। बाद में मखतूम को भी इन्होंने राज़ी किया, तालिब मौला साहब को, तो उसका बड़ा हाथ है। तालिब मौला बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बाखला, मैं जाता था बड़ी इज्जत करते थे। हालांकि हम तो मिडिल क्लास के आने के, तो वो भी भुट्टो साहब के साथ जीप से उतर के गले लगते थे। भुट्टो को फुल सपोर्ट किया। मीर रसूल बख्श का तो इतना स्ट्रांग होल्ड नहीं था ना, मखतूम जमान का तो स्ट्रांग होल्ड था। आप देखें ना, पीर पागड़ के मुकाबले में मखतूम का आधा सिंध में था। तो मखतूम का आने से पूरा ग्रुप कोटरी में शोरो ये वो सब मखतूम ग्रुप के थे ना। भुट्टो की पोजीशन बहुत बड़ी हो गई, लेकिन भुट्टो साहब इस पोजीशन को संभाल नहीं सके। अब वो क्या सबब थे वो तो मैं नहीं कह सकता इस बारे में ज़्यादा। मैं समझता हूँ वो शाह ईरान की सपोर्ट हुई, इक़्तिदार बन गया, तो कुछ भुट्टो साहब से पुरानी बातें भूलना शुरू हो जाती है। जब प्राइम मिनिस्टर बनता है ना तो एक कॉटरी बन जाती है मुफादात की, जो करीब आने लोगों को नहीं देते हैं या गलत रिपोर्ट करते हैं। तो इस तरह भुट्टो साहब का फिर बेनज़ीर ने तो बाद में स्ट्रगल की, चलाई, लेकिन वो समझ रही थी कि मेरे पापा को टूट जाएगा, क्योंकि शफीक रहमान ने छोड़ दिया था। तो वो कह रहे थे इलेक्शन, मैंने कहा इलेक्शन होंगे ही नहीं। जनरल ज़िया जो है ये एक बिल्कुल गलत किस्म का आदमी है, और ज़िया के ख़िलाफ़ तहरीक चली एमआरडी बड़ी ज़ोरदार, जैसे सिंध के लोगों का सबसे बड़ा रोल था, हमने भी उसमें हिस्सा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की यहाँ प्रेस क्लब में, जज किए। हुसैन बख्श नारे जो यहाँ आया, फिर वो एमआरडी का कन्वीनर बना, एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी कन्वीनर बना, बड़ी बात थी। तो मैंने शाहीन कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ा रिसेप्शन दिया था आनर में, फतेहाब की सदारत में। फतेहाब आउटगोइंग सदर था, नारे जो इनकमिंग। तो इसमें सिंधी मिडिल क्लास काफ़ी आगे आया। और फिर खबर क्या हुआ, आपको इल्म है या नहीं है, CSP में ज़िया ने मार्कें ग्रेस दी नहीं, वो कोलेट्रल में ज़्यादा दी, जैसे 40 आदमी आए। हाँ, जिसमें सुबान मेमन भी आया, इम्तियाज़ शेख भी आया, जतोई वो आया, सबागो खान भी आया उसमें। तो रिफॉर्म्स देने की कोशिश की कि भाई इनको नौकरियां दो, कुछ दो, मतलब जो भी, मतलब वो तो पॉलिटिकली कर रहा था। लेकिन एक काम उसने अच्छा किया कि शेख मजीद सिद्दीक़ को कभी लिफ्ट नहीं मिली, और बड़ी ज़्यादती के लोगों ने जुल्म की दास्तान में बिठा दिया। शेख तो आधे मर चुके थे। मैंने ख़त लिखा था ज़िया को कि ये शेख मजीद पाकिस्तान का बानी है, वो तो मर गया, उसको बच्चों को तो कुछ दो। तो बाद में पता पड़ा 4 एकड़ ज़मीन उसको वहाँ मिली गाजी टाउन में, तारिक शेख को, मेजर खालिद को। और मैंने रईस अमरोई से कालम लिखवाया, मैंने ख़त लिखा जंग में, खान बंद कौर ने लेटर लिखा। तो ये
जो अच्छा काम है वो मानूंगा। और एक अवार्ड भी मिला शेख मजीद को। दुख ये है कि अवार्ड फुटबॉल उबैदुल्लाह सिद्दीकी का है, यानी वहाँ भी इदारे शेख को माफ़ नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान के असल बानी को, कि नाम है शेख मजीद सिद्दीकी, फ़ोटो उबैदुल्लाह सिद्दीकी, वो तो दाढ़ी थी। और उबैदुल्लाह सिद्दीकी पाकिस्तान के आमी थोड़ी थे, इमाम इनकलाब थे और हवाले से वहाँ भी शेख साहब को इज़्ज़त नहीं दी गई। तो जो पाकिस्तान के असल बानी है सिंध वाले और हम लोगों को दीवार से लगाया गया और लगाया जा रहा है, जिसका मुझे गम है। मैं चाहता हूँ कि हमारा आइंदा जनरेशन को पता पड़े। आप MRD के स्ट्रगल को किस तरह देखते हैं? ये क्या थी? बहुत बड़ी स्ट्रगल थी, बड़ी हमागीर और मरबूत स्ट्रगल थी। इसने बाजे बजा दिए थे। यहाँ के जो कॉटरीज हैं, लीडरशिप जो लोगों को मार रहे थे, तो जो उनको सपोर्ट कर रहे थे ये वही लोग थे जिनके मुफाद उनसे वाबस्ता थे। पहली दफ़ा सिंध के आदमी इतने मैदान में आए, जो 20-25 आदमी शहीद हुए। लाखाट में हमारे फुलजी के करीब हुए। सिंधी आदमी निकल आया जज से जुलूस, औरतें निकल आईं, सहाफ़ी निकल आए। पंजाब पे निकले, ज़्यादा नहीं निकले। और बलूचिस्तान फ्रंटियर का तो अपना अलग हिसाब है। सिंध का सबसे बड़ा किरदार था और उसमें एक माहौल क्रिएट हुआ और यूनिटी क्रिएट हुई लोगों में ज़िया शाही के ख़िलाफ़, और ज़िया को एक्सपोज किया गया और ज़िया को मजबूर होके जो छोटी मोटी इलेक्शन करा के जुनेजो को लाना पड़ा, मजबूर होकर इदारों को आना पड़ा, नहीं तो ये इदारे भी नहीं आते थे। तो ये MRD का कमाल था। MRD कुछ भी लोग कहें, लेकिन MRD एक बड़ी तहरीक थी और बताया गया कि किसी वक्त भी लोग ख़तरा हो सकते हैं। ये छोटे सूबे या मजलूम तबके अगर खड़े हो जाएं तो बड़े से बड़े जो है अफरत को या साम्राज्य के नुमाइंदों को या फस्तायत को शिकस्त दे सकते हैं। इसका फ़ायदा किसको हुआ? इसका आवाम को हुआ, आवाम का शऊर बढ़ा। आप देखें उसके बाद बेनज़ीर आई, उसके बाद नवाज़ शरीफ आया, इलेक्शंस हुए, हमेशा आते रहे, सियासी माहौल बना। अब फिर जो यू टर्न हुआ वो तो अलग मामला है, लेकिन अभी भी लोगों में जज्बा तो है ना जमहूरी अक़दार का। आप देखें जज से जुलूस हो रहे हैं, तो ये ज़ाहिर करता है कि जो हम लोगों ने बीज बोया था अपने बचपन में और जवानी में, वो बीज जब तनावर दरख्त बन चुका है, उस दरख्त को कोई मिलिया बैठ नहीं कर सकता। और जब तक कि जमहूरी इक़्तिदार होगा, पाकिस्तान को भी दुनिया कोई ताकत मिलिया बैठ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर पाकिस्तान कमज़ोर होगा तो बाहर की क़ुव्वत नहीं करती है, अपनी करती है। हम अपना माहौल सही बनाएंगे, इनकलाबी जदोजहद होगी और वेलफेयर स्टेट जिन्ना साहब का जो नज़रिया था कायद का, तो पाकिस्तान रहेगा। पाकिस्तान का ख़तरा किसी बयान तकरीर लीडर से नहीं है, उस कमज़ोरी से है, जमहूरी इक़्तिदार के फुकदान से है, जमहूरी इदारों के नापेद होने से। देखिए आज तक 4 आइन टूटे हैं, बने हैं, नापेद हैं। हमें मजबूत इदारों की ज़रूरत है, मजबूत अदलिया, मजबूत प्रेस, मजबूत मीडिया। दुख यह है कि मीडिया भी चक्कर चला रही है। आप देखें डॉन में मजमून है 27 अप्रैल को, मैंने नोटिस दिया है, उसमें लिखा कि अब्दुल्ला हारून ने करारदाद पेश की। भाई 12 अक्टूबर को शेख मजीद सिद्दीकी ने पेश की थी, जो सिंध सूरी के सदर थे। हारून ने, गुरमानी ने, बदायूनी ने, रऊफ शाह ने तायद की थी, नोटिस का जवाब नहीं दिया। भाई जब शेख मजीद ने पेश किया, वो गरीब आदमी था या जो भी था, बानी था, तो उसको इज़्ज़त दो ना। अब्दुल्ला हारून के अखबार है तो ज़रूरी है हर चीज़ हारून से मिला। हारून की मैं भी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन हारून इतना बड़ा लीडर नहीं था, सर था, खिलाफत तहरीक लीडर थोड़ी देर था। शेख मजीद था जो जेलों में रहा खिलाफत का, लेकिन यह सच का चलन नहीं है। जिन्ना को झिरक का था कराची के बता रहे, हिस्ट्री को झूठा कर रहे हैं। तो अगर हम झूठ पे चलेंगे तो फिर हम कभी भी कामयाब नहीं जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में सच सच बयान करके चीज़ों को एक डायरेक्शन दूँ। और मेरी दरख्वास्त है कि और लोग अगर ज़िंदा हैं जमहूरी तहरीक के, तो उनको भी चाहिए कि लिखें। जैसे मैं सबसे प्यार करता हूँ, हबीब जालिब से हम मिलते रहते थे, या सियारा असलम से, या मेजर साग से, उनका हम जिक्र करते हैं। अगर हम तंग नज़र होते तो पंजाब वालों का क्यों करते? पंजाब हो या सिंध हो या बलोचिस्तान या पख्तूनख्वा, सब भाई हैं, मिलकर काम करें। लेकिन कौमी तजादात हैं, उनका हल करना ये हमारा जमहूरी इस्तेहकाक है।